कैश बुक एक सब्सिडरी बुक होती है, जस्ट लाइक एनी अदर सब्सिडरी बुक जो हमने लास्ट अपने टॉपिक्स के अंदर करी थी। एक बार हम रिवाइज करते हैं, हमने कितनी तरह की सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ा था। तो सब्सिडरी बुक्स मोटे तौर पर 8 तरह की होती हैं, विच इंक्लूड्स कैश बुक जो हमारा आज का टॉपिक होगा, देन परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपी बुक एंड अ जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। ये है कुछ प्रकार की हमारी सब्सिडरी बुक्स। इसमें से परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक ये हम कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में। बीआर बुक और बीपी बुक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, इसीलिए हमने इसको स्किप कर दिया, हालांकि ये बहुत ही सिंपल बुक होती है। एंड एक नॉर्मल जर्नल जो हम बनाते हैं जर्नल चैप्टर के अंदर, जिसको हम जर्नल बोलते थे, वही होता है जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। सो ये भी हम कर चुके हैं। और मैंने आपको जब भी सब्सिडरी बुक्स करवाई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एवरी सब्सिडरी बुक इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन रूल। हर बुक का एक रूल है जो हमें फॉलो करना है जब भी हम उस बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। सो एक बार इन रूल्स को हम रिवाइज करते हैं रिगार्डिंग दी सब्सिडरी बुक्स जो हम कर चुके हैं। सबसे पहली बुक जो हमने करी थी वो थी परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर हम गुड्स की जब भी परचेज होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो व्हेनेवर गुड्स आर परचेज्ड बाय अ बिजनेस दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, लेकिन ओनली व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो जब भी हम अपने सप्लायर से, वेंडर से सामान खरीदते हैं लेकिन उधार पर खरीदते हैं, क्रेडिट पर खरीदते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी परचेज बुक के अंदर। यही सामान जो हमने उधार पर खरीदा है, अगर इसी सामान को हम अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम आवर सप्लायर, तो हम इसको रिकॉर्ड कहां करेंगे? परचेज रिटर्न बुक के अंदर। तो बहुत सिंपल सा फंडा था हमारा। रूल वाज, सामान खरीदोगे, उधार पर खरीदोगे, क्रेडिट पर सामान परचेज करोगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देना, और अगर यही सामान वापस कर दोगे फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो फिर इसको परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देना। सिमिलर वाज द रूल फॉर सेल एंड सेल रिटर्न बुक। तो जब भी हम सामान की सेल करेंगे, सेल ऑफ गुड्स, लेकिन कंडीशन क्या है? उधार पर सामान बेचेंगे, क्रेडिट पर। तो जब भी हम अपने कस्टमर को उधार पर सामान सेल करते हैं तो उस सेल ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? सेल बुक के अंदर। और जब यही सामान जो हमने उधार पर बेचा अपने कस्टमर को, वो हमें वापस कर देता है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? सेल रिटर्न बुक के अंदर। तो रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हम उसको सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो चारों किताबें हमने बनाई हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर हुआ? और ये हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कि क्या होती है एक कैश बुक, और कैश बुक को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन अ कैश बुक। फिर एज फार एज द जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर इज कंसर्न, तो मैंने आपको तब बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न, कैश बुक, बीआर, बीपी बुक में रिकॉर्ड होगी। और अगर वो किसी भी किताब में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो इन सभी किताबों के रूल्स को फुलफिल नहीं करती है, फंडामेंटल को पूरा नहीं कर पाती है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन जनरल जर्नल, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। और जनरल जर्नल के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉर्मली रिकॉर्ड होती है? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज। नॉर्मली इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, और इसका फॉर्मेट वैसा ही है जो एक हम नॉर्मल जर्नल सीखते समय फॉर्मेट बनाते थे। सो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा अब नहीं करने वाले हैं। इन टुडेज क्लास वील अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैश बुक, what is the format of a cash book and how a cash book is prepared.
ठीक है, तो कैश बुक के बारे में समझते हैं। कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली द कैश ट्रांजैक्शंस। हर सब्सिडरी बुक का एक रूल है, उसी हिसाब से कैश बुक का भी एक रूल है। कैश बुक के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा। जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए कैश का रिसीट क्रिएट करता है या कैश की पेमेंट क्रिएट करती है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर। एंड एनी ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल। हर ट्रांजैक्शन को आपने एनालाइज करना है। अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, यानी कि कैश की रिसीट हो रही है, या फिर कैश जा रहा है बिजनेस से बाहर, यानी कि कैश में पेमेंट की जा रही है, तो उस कैश रिसीट को और उस कैश पेमेंट को आप कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाले हो। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का ना आना है, ना कैश का जाना है, ना कैश रिसीव हुआ है, ना कैश पे किया गया है, उस ट्रांजैक्शन का कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, वो किसी और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। और कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, उसके लिए आप परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर बीपी बुक का रूल फॉलो करोगे। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी बुक का रूल फुलफिल कर देती है, तो आप उसको वहां पर रिकॉर्ड कर दोगे। एंड अगर वो ट्रांजैक्शन इन किसी भी किताब में रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती, इवन कैश बुक में भी अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो रूल बहुत सिंपल सा, कैश बुक बनाने के लिए हमारे को क्या आइडेंटिफाई करना है? ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन में हमें क्या ढूंढना है? कैश को। या तो कैश ट्रांजैक्शन में आया होगा या कैश ट्रांजैक्शन में गया होगा। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन आपको मिल जाती है जिसमें कैश इन्वॉल्व है, उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। और अगर उस ट्रांजैक्शन में कैश का कोई लेना देना नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन का कैश बुक से कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगी, वो कहां पर रिकॉर्ड हो सकती है? बाकी अन्य किसी भी सब्सिडरी बुक के अंदर। ठीक हो सर, अब हमारे को यह बता दो कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है और कैश बुक का नेचर क्या है। तो कैश बुक एक स्पेशल सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल है। सब्सिडरी बुक जर्नल ही होती है, उसको हम सब जर्नल बोलते हैं। तो कैश बुक एक जर्नल है जिसके अंदर हम सारी कैश की रिसीट और कैश की पेमेंट वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री, यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होगी, जब हम किसी ट्रांजैक्शन को करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को उसी वक्त हम कहां पर रिकॉर्ड कर देंगे? कैश बुक के अंदर। जस्ट लाइक जैसे हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। सो सिंस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम from the source document, that is why cash book is called a book of original or prime entry. Now cash book is also a ledger. cash book एक ledger भी है, in the sense that it is designed in the form of a cash account and it records the cash receipts on the debit side, cash payments on the credit side. Therefore, because cash book is both a journal as well as a ledger, that is why it is called a journalized ledger. तो कैश बुक एक जर्नल का काम भी करता है, कैश बुक एक लेजर का काम भी करता है, इसीलिए कैश बुक को हम जर्नलाइज्ड लेजर बोलते हैं। कैश बुक जर्नल का काम इस सेंस में करता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन आपकी ओरिजिनेट होगी, जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन को करोगे जिसमें कैश का आना या कैश का जाना है, कैश रिसीट है या कैश पेमेंट है, उसी वक्त आप उसको कहां रिकॉर्ड कर दोगे? कैश बुक के अंदर, जैसे आप जर्नल में करते थे। सो इट इज इन दैट सेंस बिकम्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच इज कॉल्ड अ जर्नल। उसके बाद जर्नल से हम लेजर पोस्टिंग करते थे रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर। लेकिन जब हम कैश बुक की ट्रांजैक्शन को कैश बुक के अंदर जर्नल के तौर पर रिकॉर्ड कर देते हैं, इसके बाद इसकी फर्दर किसी कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कोई फालतू में हम एक और कैश अकाउंट नहीं बनाने वाले, कैश बुक ही हमारा कैश अकाउंट का काम भी करेगा, जैसे एक लेजर अकाउंट करता है। लेजर की आपकी दो साइड्स होती है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कैश के आने की साइड होगी
और क्रेडिट साइड कैश के जाने की साइड होगी। उसके बाद हम जैसे एक नॉर्मल लेजर को टोटल और बैलेंस करते हैं वैसे ही हम कैश बुक को टोटल और बैलेंस करेंगे और कैश का एक बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। इन दैट सेंस कैश बुक लेजर का काम भी करेगा, इसीलिए कैश बुक जर्नलाइज लेजर कहलाया जाता है, बिकॉज इट डज द वर्क ऑफ अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर एट द सेम टाइम। ठीक हुआ। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये हमारी विषय नहीं है, हम ये बात करेंगे कि कैश बुक के कितने फॉर्मेट होते हैं या कैश बुक कितने प्रकार की होती है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक्स। फर्स्ट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, then there is a double column cash book, then there is a triple column cash book, then bank cash book, petty cash book non analytical format and petty cash book analytical format। तो ये कुछ तरह की कैश बुक्स हैं जो हमारे को सीखनी होंगी इस पूरे चैप्टर के दौरान। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम सीखेंगे अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है उसका फॉर्मेट आपको यहां पर बना के दिया गया है। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड, और बीच में होता है इसका डिवीजन। जितना ये लेफ्ट साइड पे दिखता है उतना ही ये राइट साइड पे नजर आता है फॉर्मेट, यानी कि एक कैश बुक का फॉर्मेट हूबहू वैसा ही फॉर्मेट है जैसा एक लेजर का फॉर्मेट होता है, तभी तो हम इसको जर्नलाइज लेजर बोलते हैं। सो देयर इज अ डेट कॉलम on both the debit and credit side। on the debit side हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीट्स को, यानी कि जब भी हमारे पास कैश बिजनेस में आएगा, कैश का इनफ्लो होगा, कैश रिसीव होगा, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। और जब हमारे बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा, कैश चला जाएगा, आउटफ्लो होगा, या फिर कैश कि हम पेमेंट करेंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। देन देयर इज अमाउंट कॉलम्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोथ। एक होता है रिसीट नंबर, तो जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो हम उसको एक रिसीट इशू करते हैं। रिसीट इशू करने का मतलब है इट इज एन एक्नॉलेजमेंट कि हमने उस व्यक्ति से पैसा रिसीव किया है, तो वो रिसीट का एक नंबर होगा जिसको हम यहां पर इस कॉलम में लिखेंगे। सिमिलरली जब हम किसको पेमेंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब हम पेमेंट करते हैं तो हम एक वाउचर क्रिएट करते हैं विच इज कॉल्ड अ पेमेंट वाउचर, और उस वाउचर को भी हम नंबर करते हैं सीरियल ऑर्डर में, और उसका एक नंबर होगा जो हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिलहाल थ्योरेटिकली हमारे लिए रिसीट नंबर और वाउचर नंबर इममटीरियल है, बिकॉज क्वेश्चन हमको ये प्रोवाइड नहीं करने वाला है। देन देयर इज a ledger folio, there is a ledger folio on the debit and credit side। ledger folio का मतलब है कि जब हम इस कैश बुक से दूसरे लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो उस लेजर की एक पेज नंबर होगा जहां पर ये एंट्री पोस्ट की जाएगी। वो एंट्री का जो लेजर फोलियो होगा, लेजर का पेज नंबर होगा, उस नंबर को हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। अगेन दिस इज इममटीरियल फॉर द थ्योरेटिकल वर्ल्ड, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में लेजर फोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं दी होगी। सो एज फार एज द फॉर्मेट इज कंसर्न्ड ऑफ अ सिंगल कॉलम कैश बुक, इट इज मोर और लेस सिमिलर टू अ कैश लेजर। जैसे लेजर की एक डेबिट साइड होती है वैसे ही यहां पर कैश बुक की एक डेबिट साइड है। जैसे लेजर की एक क्रेडिट साइड होती है वैसे ही कैश बुक की एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड कैश के आने की साइड है, कैश के इनफ्लो की साइड है। कैश जब रिसीव होगा तो वो डेबिट पर रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड सिमिलरली जब कैश की पेमेंट करेंगे, कैश जाएगा बिजनेस से बाहर, कैश का आउटफ्लो होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। इसके बाद जब हम एक पूरे महीने की या हमारे पास जितना भी क्वेश्चन में डेटा होगा उसको कैश बुक के अंदर जब हम पोस्ट कर देंगे, फिर जैसे कैश अकाउंट को या किसी भी लेजर अकाउंट को हम टोटल करते हैं और किसी भी लेजर अकाउंट को जब हम बैलेंस करते हैं, तो वैसी ही टोटलिंग और वैसी ही बैलेंसिंग हम इस कैश बुक की भी करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एंड में आंसर क्या होगा? कैश का क्लोजिंग बैलेंस।
व्हाट इज दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का मतलब है कि हमारे पास एक पूरे महीने के बाद, एक पीरियड के बाद, एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद या फिर एक साल के बाद कितना कैश का बैलेंस हमारे बिजनेस में बचा हुआ है. व्हाट इज द क्लोजिंग कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ सिंगल कॉलम कैश बुक. बहुत सिंपल सी बात है. तो ये सारी चीजें हमने सीख ली कि एक कैश बुक के अंदर क्या फॉर्मेट होता है और किस तरह से कैश बुक को रिकॉर्ड किया जाता है. सो अब हमारा वक्त है किसी क्वेश्चन के थ्रू इसी कैश बुक को समझने का. सो लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन क्वेश्चंस. सिंगल कॉलम कैश बुक को हम सिंपल कैश बुक भी बोल सकते हैं. सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ अंबिका एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक. तो सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक एक ही बात है. सबसे पहले फॉर्मेट हम बना लेते हैं. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक. ऑन द डेबिट साइड हमारे पास डेट है, रिसीट नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट का कॉलम. ऑन द क्रेडिट साइड अगेन वी हैव डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. रिसीट नंबर और वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, इन तीनों का कोई भी डेटा हमारे को क्वेश्चन में नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये जो कॉलम्स है बहुत छोटे बनाए हैं. ठीक है, तो टॉप पे हम क्या लिखेंगे? कैश बुक ऑफ अंबिका एंड कंपनी फॉर जनवरी 2020. तो कैश बुक किस बिजनेस की बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं और किस पीरियड के लिए बना रहे हैं वो पीरियड भी यहां पर लिखते हैं. सो दिस इज द कैश बुक ऑफ अंबिका एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020. अब एक एक करके हम डेटा एनालाइज करेंगे, ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. कंडीशन क्या याद रखनी है? हर ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है, कैश रिसीव हो रहा है बिजनेस को या फिर कैश पे किया जा रहा है बिजनेस से, वही ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी. इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000. तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बिजनेस में आया जनवरी 1, तो यहां पर लिख देंगे जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000. तो नॉर्मल आपको जर्नल एंट्री को याद करना है और उस जर्नल एंट्री को इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है. एक बात यहां पर समझ लो कि जब हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो असली तरीका यह होता है कि इसके नीचे नरेशन भी लिखी जाए. यानी कि हम इसके नीचे अगर नरेशन लिखेंगे तो क्या होगी वो नरेशन? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. सो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप बड़े होकर किसी बिजनेस के अकाउंटेंट बनोगे, अकाउंटिंग करोगे और कैश बुक बनाओगे, तो उस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते समय किसी भी एंट्री के नीचे नरेशन भी दी जाती है. पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर नरेशन नहीं देंगे. ठीक है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि नरेशन भी होती है कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय, पर हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हम ये नरेशंस आगे से रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, सो पहली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली कि कैश बिजनेस में आया टू कैपिटल 20,000. आगे चलते हैं. जनवरी 4 परचेज गुड्स फॉर कैश 18,000. हमने सामान खरीदा कैश पर, तो कैश चला गया, सो यहां पर रिकॉर्ड होगा जनवरी 4 बाय परचेजेस अकाउंट 18,000. तो जब कैश आया था टू कैपिटल अकाउंट और जब कैश चला गया तो बाय परचेज अकाउंट. अगेन ये जो दो कॉलम्स है रिसीट एंड लेजर फोलियो, वाउचर एंड लेजर फोलियो, यहां पर कुछ नहीं आएगा बिकॉज डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है. और आगे चलते हैं. पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, हमने 7th को लैंडलॉर्ड को पेमेंट करी तो कैश चला गया, तो जनवरी 7 बाय रेंट अकाउंट 4500. तो कैश आया डेबिट साइड पर और कैश जब चला गया तो क्रेडिट साइड पर.
जनवरी 9 परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा पता नहीं, तो इसका मतलब कैश पर खरीदा। सो फर्नीचर खरीदा 16,500 का, तो जनवरी 9 बाय फर्नीचर अकाउंट 16,500, ठीक है, कैश चला गया। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम शंकर 35,000, शंकर से हमको पैसा मिला कैश में, तो जनवरी 10 टू शंकर अकाउंट 35,000, कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट। तो आते समय, रिसीव होते समय डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना, और पे करते समय, जाते समय उसको क्रेडिट साइड पर आपने रिकॉर्ड करना है। जनवरी 14 पेड टू जावेद फॉर इंटरेस्ट, हमने जावेद को पेमेंट तो करी है, लेकिन किस लिए करी है, इंटरेस्ट के लिए। तो यहां पर जावेद का कोई रोल नहीं है, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्ट, जो खर्चा है। तो इंटरेस्ट हमने पे किया 1,500 रुपए जनवरी 14 को, तो जनवरी 14 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,500। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 16,000, हमने सामान बेचा, कैश पर बेचा, तो सेल हुई है हमारी 16,000 की जनवरी 20 को, टू सेल्स अकाउंट कितना था, 16,000, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे हमने खर्चा किया है, तो पैसा गया 3,000, तो जनवरी 21 बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 3,000, ठीक है। नेक्स्ट, पेड फॉर पोस्टेज 170, तो पोस्टेज का खर्चा बाय पोस्टेज अकाउंट 170। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ करता है तो वो क्या होती है, ड्रॉइंग्स। सो यहां पर एंट्री बनेगी हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पोस्टिंग कैसे होगी, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट जनवरी 24 को हमने 2,500 की ड्रॉइंग्स करी है, ठीक है, तो कैश बिजनेस से चला गया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सलमान फॉर कैश, हमने सलमान को सेल किया है कैश पर, तो सलमान का तो कोई रोल नहीं है, हमारे पास कैश आ गया, एंट्री इज कैश टू सेल्स 12,700, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,700। रिसीव्ड फ्रॉम रोहित फॉर क्रेडिट सेल्स, हमने रोहित को क्रेडिट पर सामान सेल किया था और आज रोहित उस सामान के पैसे दे रहा है, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। यहां पर सेल नहीं हो रही है, सेल तो पहले हो गई थी, आज उसके पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट करना है टू रोहित 7,300, सो टू रोहित अकाउंट 7,300, डेट was 26th of January। लास्ट एंट्री, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000, बैंक से पैसा विड्रॉ करा है ऑफिस के पर्पस के लिए, इसका मतलब बैंक से पैसा आया है बिजनेस के अंदर, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। यहां पर देखो पर्सनल यूज था, तो यहां पर ड्रॉइंग्स की सिचुएशन थी, यहां पर ऑफिशियल ऑफिस का यूज है, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट जनवरी 31 5,000 रुपए, ठीक है ना। लो जी, सो हमने क्या किया, हमें जितनी भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन देगा हम पहले उन ट्रांजैक्शंस को अपने फॉर्मेट में, कैश बुक के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जब एक बार हमने सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद नॉर्मल लेजर के अंदर हम क्या करते हैं, लेजर की टोटलिंग
और लेजर की बैलेंसिंग। सो हम यहां पर भी इस कैश बुक को एक लेजर मान के इसकी टोटलिंग करने वाले हैं और इसकी बैलेंसिंग करने वाले हैं। तो टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट साइड का टोटल करोगे तो 20,000 प्लस 35,000 प्लस 16,000 12,700 प्लस 7,300 एंड प्लस 5,000। सो यहां पर टोटल आने वाला है हमारे पास 96,000। मैंने डेबिट का टोटल इसलिए पहले किया है क्योंकि ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। देखो, कैश बुक को हम कैश अकाउंट भी तो मानते हैं, जर्नल भी है, लेजर भी है। क्योंकि ये कैश अकाउंट है इसलिए इसका मतलब ये एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट होता है एसेट का अकाउंट, और एसेट में हमेशा डेबिट का बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो वो एसेट नहीं होगा ना। तो एसेट के अंदर डेबिट का बैलेंस होता है, और एसेट के अंदर डेबिट का बैलेंस तभी होता है जब उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा होती है, एक्सेस होती है। इसीलिए मैंने डेबिट साइड का टोटल पहले किया है। मुझे पता है कि डेबिट साइड ज्यादा आने वाली है। क्रेडिट साइड पर भी हमें 96,000 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल तो बराबर करना पड़ेगा। होगा क्या? होगा ये कि जनवरी 31 को हमारे पास कुछ बैलेंस बचा होगा, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आएगा हमारा डिफरेंस। तो 96,000 में से अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट साइड पर वैल्यूज हैं ये माइनस कर देते हैं तो बैलेंस आ जाएगा। तो 96,000 में से 18,000, 4,500, 16,500, 1,500, 3,000, 170 और 2,500 को माइनस करेंगे तो बैलेंस विल बी 4,9,830 एंड दिस विल बी द आंसर। और इसके नीचे हम एक डबल लाइन लगा देंगे। सो हमारे कैश का बैलेंस कितना है? 4,9,830। सो जिस तरह से हम एक नॉर्मल कैश अकाउंट बनाते थे, लेजर अकाउंट बनाते थे, वैसे ही तो हमने एक कैश बुक बनाई है। सारी ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड किया, फिर टोटल किया और फिर बैलेंस करके हमने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया।